Good morning, students of 12th class. Uh, in your business class, in my last lecture, I explained you concept of limitations, features of limitations, and importance of limitation. In this lecture, let us take the limitations of planning and the process of planning. This is all of your unit 5 of your unit planning. Types of planning is related for this session in your from your syllabus. Let us take the first limitation of the planning. It is planning creates rigidity. Planning creates rigidity. What rigidity means? It is not flexible, कठोर. प्लानिंग जो है कठोरता लेकर आती है. इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्लानिंग एक बार अगर कर दी जाती है तो प्लानिंग में ये बता दिया जाता है कि किसको क्या करना है, व्हाट इज़ टू बी डन बाय ए पर्सन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट इज़ टू बी डन. तो प्लानिंग में यही है कि सब कुछ आपने, यू हैव टू प्लान एवरीथिंग इन एडवांस. सब कुछ सोच लिया है कि कैसे करना है. तो प्लानिंग की डेफिनेशन भी ये कहती है थिंकिंग बिफोर हैंड. जो भी करना है उससे पहले आप सोच लीजिए. अगर एक बार प्लानिंग कर दी जाती है तो उसमें चेंजेस लाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट आफ्टर क्रिएटिंग द प्लानिंग. अब इसलिए ये प्लानिंग में कहा गया है कि प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी. प्लानिंग को एक बार करने के बाद उसमें चेंजेस लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. प्लानिंग एक बार बना दी गई है क्योंकि हर पर्सन को ये पता है, हर एम्प्लॉय को ये पता है कि अब उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. तो उसमें चेंजेस आप कैसे करेंगे? इसीलिए एकदम अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके सामने आती है उसको ग्रैब कर पाना, उसका फ़ायदा उठा पाना बहुत मुश्किल से होता है आफ्टर क्रिएटिंग द प्लानिंग. तो ये हमारी फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग थी. प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी. नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट. अब देखिए, मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट आपने पढ़ा चैप्टर, उसके अंदर एनवायरनमेंट क्या कहता है? बिजनेस एनवायरनमेंट में एक डायनामिक एनवायरनमेंट है. डायनामिक एनवायरनमेंट में इट इज़ चेंजेस डे टू डे, रोज़ चेंज होता रहता है बिजनेस एनवायरनमेंट में. बिजनेस एनवायरनमेंट में हर तरह के डेली कभी फैशन चेंज हो गया, कभी आपका कस्टमर का कोई और टेस्ट चेंज हो गया. बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल जो चेंजेस होते हैं वो तो बिजनेस के लिए इजी होते हैं उनको चेंजेस करवाना. लेकिन जो बाहर के एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी थी वो चेंजेस होगी. गवर्नमेंट नहीं आई, उसने जो पुरानी पॉलिसी थी आपने उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की थी. मान लीजिए अभी एक गवर्नमेंट चल रही थी, उसकी प्लानिंग कुछ और थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की. आपने एक्सपोर्ट करने के लिए कोई प्लानिंग कर रखी थी, आपकी प्लानिंग हो रही थी. लेकिन उसके बाद नई वो गवर्नमेंट आई, अचानक गवर्नमेंट चेंज हो गई, कोई भी वजह हो सकती है. और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में क्या हुआ कि उसने वो पॉलिसी ही चेंज कर दी. तो आपका विजन, अब आप कैसे अपनी प्लानिंग चेंज करेंगे? वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज इन द प्लानिंग. प्लानिंग में डिफ़िकल्ट चेंज लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में डेली चेंजेस होते रहते हैं. और उन सबको, और बिजनेसमैन बेशक सारा सब कुछ फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लानिंग करता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी प्लानिंग्स ऐसी होती हैं, चेंजेस ऐसे होते हैं जो उसे नहीं पता लग पाता और वो प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग नहीं कर पाता. तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो डायनामिक एनवायरनमेंट है, जो चेंज अचानक होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. अब क्रिएटिविटी कैसे? अब प्लानिंग में आपको पहले से ही पता है कि आपको करना क्या है, पहले से ही बता दिया गया किस तरह से करना है. अब आप क्यों सोचोगे उस बारे में? क्योंकि आपको तो पता है जो भी कुछ करना है एक मशीनरी की तरह, एक मैकेनिकल मशीनरी की तरह आपको तो वर्क करना है. आप मैकेनिज्म हो गए हैं, बस जो आपसे कहा जा रहा है वही करना है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग में बता दिया गया आपको क्या करना है और कैसे करना है. तो आप अपनी तरफ से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी अगर डालना चाहें, बेशक आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये किसी दूसरी तरह से किया जा सकता था और ऐसा करने से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था फर्म को. देखिए, प्लानिंग सबसे पहले मैंने बताया कि प्लानिंग वैसे तो सभी लेवल पर की जाती है, जिस आपने पढ़ा भी था. प्लानिंग सभी लेवल पर, टॉप लेवल हो या मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल, हर लेवल पर प्लानिंग की जाती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान करके भेजा है वो बहुत अच्छा प्लान हो, और कई बार मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हो सकता है जो मैनेजर्स हो वो उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट हो,
और उसे दिखाई दे रहा है कि प्लानिंग के अंदर ये जो कुछ भी प्लानिंग है ये इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो अब वो खुद उसमें प्लानिंग में चेंज करके इसे ज़्यादा बेटर बना सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग में पहले से पता है कि वो उसे जो कुछ बताया गया वैसे करना है, तो वो अपनी तरफ से नई क्रिएटिविटी इसमें नहीं ला पाता, नई इनोवेशंस वो नहीं कर पाता। क्योंकि एक तो कारण ये भी हो सकता है कि उसे मालूम है कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वो टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ ना जाना चाहे, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से टॉप मैनेजमेंट उसके खिलाफ हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखिए ह्यूज कॉस्ट का मतलब है कि प्लानिंग करने में बहुत पैसा खर्च होता है। अब आप प्लानिंग ऐसे तो कर ही नहीं लेंगे कि आपके सामने थोड़ा सा पेपर वर्क है और आप 4 बंदे बैठ गए, आपने सुबह से शाम तक प्लानिंग कर ली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग कैसे की जाती है? किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए पहले आपके साथ पहले आप एक मार्केट रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो एक जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं मार्केट से, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसको में से आप डिसीजंस लेते हैं, तब आप सक्सेसफुल होते हैं कि आपने प्लानिंग की, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को सिलेक्ट किया, ये आपकी प्लानिंग होती है। अब इसमें डाटा कलेक्ट करने में, और ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन बैठ करके प्लानिंग कर लेगा। प्लानिंग करने के लिए भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत होती है, जो कि एक कंपनी को हायर करने पड़ते हैं बाहर से, अच्छे पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इंटेलेक्चुअल्स को भी हायर करना है, मार्केट रिसर्च भी कराना है, डाटा भी कलेक्ट करना है, उन डाटा के आधार पर उसे उसके बाद में उसे प्लानिंग करनी है। तो यहाँ कहा जाता है, इसलिए कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, काफ़ी कॉस्ट लग जाती है प्लानिंग को बनाने में। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब टाइम तो लगेगा ही। अब आप पहले मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद आप बहुत सारे अल्टरनेट्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज करने के बाद आप बेस्ट को चूज़ कर रहे हैं आप, तो टाइम तो काफ़ी लगेगा। ऐसा नहीं है सिंपली एक पेपर वर्क है आपने सामने देखा और एक अपने प्लानिंग बना दी उठा करके। तो प्लानिंग के अंदर आपको टाइम भी लगता है और कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। ये 2 पॉइंट डिफरेंट अलग अलग हैं। कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व होती है? कॉस्ट में आपने बहुत सारे सेम चीज़ आपने रिसर्च करी, और रिसर्च ऐसी नहीं होगी, रिसर्च करने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है जो मार्केट में जाकर सर्वे करती है। इसी तरह टाइम उसमें उधर कॉस्ट लग रही है, इधर टाइम कंज्यूम हो रहा है। इसी तरह आप इंटेलेक्चुअल्स को हायर कर रहे हैं तो उधर कॉस्ट लग रही है, उधर टाइम लग रहा है। इंटेलेक्चुअल्स जब आपने हायर किए हैं, अच्छे एक्सपर्टीज़ और स्पेशलिस्ट को आप हायर कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और टाइम भी, तो उसके बाद ही आपकी प्लानिंग बढ़ पाती है। वो क्योंकि वो जब इतने एक्सपर्टीज़ हैं तो उन्हें टाइम लगेगा कोई भी डिसीजंस लेने में। तो ये थी प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्या प्लानिंग कर लेना ही केवल गारंटी है सक्सेस के लिए? आपने प्लानिंग कर ली तो इस बात की गारंटी अब ये नहीं हो जाती कि आप पूरे सक्सेसफुल हो पाओगे। प्लानिंग कर लेने के बाद भी उस प्लानिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही रही हो। कई बार इतना कुछ करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद भी आपकी प्लानिंग फेल हो जाती है। आपने जो मार्केट रिसर्च करे, हो सकता है वो तब तक ठीक थे, लेकिन प्लानिंग होने के बाद जब वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान को किया गया, उसके बाद वो प्लान वहाँ आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया या कोई भी और वजह हो सकती है और प्लानिंग आपकी फेल हो गई। तो ऐसा और दूसरी चीज़ आप ये भी ले सकते हैं कि मैनेजर्स ने जब प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कर दिया, प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, एक्शन में चल रहा है आपका प्लान, लेकिन अब मैनेजर्स ने सोचा ठीक है अब तो सब कुछ हो गया, अब वो आंखें बंद करके बैठ गए, वो अपने काम से बिल्कुल मुक्त हो गए कि अब तो प्लानिंग बहुत अच्छे से की है, सब कुछ सही है। तो ऐसे में भी, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि प्लानिंग में जो उन्होंने वर्क चल रहा है हो सकता है उसमें कोई कमियां रह गई हो और अब उसे आगे तभी तो कहा जाता है कि मतलब आगे भी ये देखते रहना कि प्लानिंग जो उन्होंने प्लानिंग करके जो उनका प्लान चल रहा है उसमें कोई कमी रहेगी, इसको भी तो टाइम पर दूर करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैनेजर्स इस चीज़ में फेल हो जाते हैं तो प्लानिंग भी उनकी फेल हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग। Let us take the process of planning. Process of planning, this is the last point topic of our this unit of planning.
प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। देखिए प्लानिंग मैंने सबसे पहले भी आपको बताया था, प्लानिंग अपने फीचर्स में भी पढ़ा था, ये डायरेक्शन देती है। डायरेक्शंस कैसे देती है? क्योंकि पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग की। तो यहाँ पर सबसे पहले आप प्लानिंग जब करेंगे तो पहले आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सबसे पहले प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशंस को ये देखना है कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन और सेकेंडरी, दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही तो प्लानिंग की जाएगी। देखिए जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग हो सकती है कि उसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। अब बढ़ाने के कई तरीके हैं, किस तरह से एक्सपेंड करें, उसे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया लाना है। जैसे टीवी बना रही है तो वो सोच सकती है कि रेफ्रिजरेटर लाए कम मार्केट में, या वॉशिंग मशीन से लेकर आए, या फिर दूसरा ऑल्टरनेट उसके सामने ये भी हो सकता है कि वो उसी दूसरी ब्रांड लेकर आए, उसको मॉडल चेंज करे टीवी का। तो सेट ऑब्जेक्टिव, मतलब उसने पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि उसे करना क्या है। तो प्लानिंग का ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, जिसके अकॉर्डिंग आगे प्लानिंग के आगे स्टेप चलते हैं कि सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव सेट करती है। ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए कि जो अचीवेबल हो, ऐसा नहीं कि बहुत हाईली उसने अचीव मतलब ऑब्जेक्टिव बना लिए जो पता है कि प्राप्ति नहीं किए जा सकते। जैसे मान लीजिए उसने इस ईयर में उसने ये अचीव बना लिए कि उसे 200 करोड़ की सेल्स और करनी है, और जबकि वो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं थी कंपनी के लिए। तो वो उसको ध्यान में रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जिस टाइम पीरियड के लिए वो बनाए जा रहे हैं वो अचीवेबल हो। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस का मतलब होता है मेकिंग अजम्पशंस फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए क्या क्या अजम्पशंस उसे एज्यूम करने हैं, मतलब उसे जो ये प्लानिंग की गई है उसके लिए आप ये मान सकते हैं उसको क्या क्या चाहिए, उसको प्लानिंग को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रीमिसेस की उसे आवश्यकता होगी। ये प्रेमिसेस दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आता है? इंटरनल में जो बिजनेस के अंदर से रिलेटेड है, जैसे कि उसे कितनी कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, मशीनरी कितनी, कौन सी कैसी मशीनरी चाहिएंगी, इंपोर्ट की जाएंगी या मार्केट यहीं इंडिया में मिल जाएंगी, इंडिया में मिलेंगी तो कहाँ से आएंगी। तो ये हो गए इसके इंटरनल प्रेमिसेस जो इजी रहते हैं। उसको इसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट, वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इन्हें वो ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो उसके एक्सटर्नल प्रेमिसेस हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं उसके लिए, क्योंकि उसे उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। जैसे जिसमें आगे गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिसमें आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आ सकती है, और आपकी कस्टमर का फैशन, क्या फैशन चल रहा है, टैक्स रेट क्या है गवर्नमेंट का, इंटरेस्ट रेट मार्केट का क्या है, जो एक्सटर्नल प्रीमिसेस है। मतलब आप ऊपर तो उसने सोचा कि उसे इतनी कैपिटल लानी है, कैपिटल कहाँ से लानी है, अब बाहर का मार्केट रेट क्या है इंटरेस्ट का, ये सारी चीज़ें उसकी एक्सटर्नल प्रीमिसेस में आ गई। ये सारी चीज़ें को उससे मतलब एजम्पशन, मतलब एज्यूम, ये अजम्पशंस उसे क्रिएट करनी पड़ती है कि उन्हें किस किस चीज़ों की कितनी, किस तरह से उसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी है बिजनेस को। डेवलपिंग प्रीमिसेस। उसके बाद आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब एक प्लानिंग के लिए, जैसे हमने ऊपर प्लानिंग की थी कि उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसे अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो यहाँ पर वो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, उसके पास क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस हैं। जैसे मैंने बताया कि उसे अपना बिजनेस अगर एक्सपेंड करना है, यहाँ पर उसे अगर वो कंपनी टीवी बना रही है तो टीवी की नई ब्रांड ला सकती है, या टीवी का साइज़ डिफरेंट साइज़ में टीवी बढ़ा सकती है, या वो नया प्रोडक्ट टीवी के साथ साथ, जैसे एलजी की कंपनी है वो एलजी का टीवी बना रही है, एलजी की अब वो रेफ्रिजरेटर मार्केट में लेकर आए, वॉशिंग मशीन लेकर आए, एसी लेकर आए, तो ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हो गए। या फिर वो कंपनी, ये भी ऑल्टरनेटिव उसके सामने हो सकता है कि मार्केट में कोई कंपनी जो डाउन में जा रही है उसे उसके साथ उसको टेक ओवर कर ले, तो भी उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। या फिर ये ऑल्टरनेट हो सकता है कि दो कंपनियां कोलैबोरेशन कर लें आपस में, तो ये भी इस तरह से भी उसका बिजनेस में एक्सपेंड हो सकता है। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस क्या हैं, यहाँ पर उसे ये प्रोसेस इस नेक्स्ट स्टेप में ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है इवोलेटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब उसके पास जो जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं, मतलब जो जो उसने ऊपर फाइंड आउट करे, अब उनको एवेल्यूएट करेगी। यहाँ तो उसने फाइंड आउट कर लिया कि ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, इसके द्वारा वो अपनी प्रोडक्ट अपनी प्लानिंग करेगी।
अब एक एक ऑल्टरनेट को से लेना, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेरिट्स डिमेरिट्स फाइंड आउट करने हैं कि ऐसा करती है तो ऐसा करने से उसे एक फर्स्ट ऑल्टरनेट अगर वो लेती है तो उसे क्या एडवांटेजेस होंगे, सेकंड लेती है तो उसमें क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिमेरिट्स होंगे उसमें। तो क्योंकि फिर उसको एवेल्यूएट करना है, उनका एनालाइज करना है, एनालाइज करके वो पता करती है कि इसको करने से उसे कहाँ कहाँ अल्टरनेटिव्स उसके सामने हैं, उसमें क्या क्या उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, उन्हें एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब उसने ऊपर एनालाइज करने के बाद अब उसमें से किसी एक बेस्ट को चूज़ करेगी वो, कि जिसके ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे और कम से कम डिमेरिट्स होंगे, तो वही चूज़ किया जाएगा। और साथ में यही नहीं कि केवल एक ही सिलेक्ट किया जाएगा, एक स्टैंडिंग बाय में भी रखा जाता है कि बाय द वे फ्यूचर में किसी अनसर्टनिटीज़ की वजह से वो ऊपर वाला अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फेल हो जाए, उसका ऑल्टरनेट जो उसने सिलेक्ट किया था, तो दूसरा साथ में तैयार रहना चाहिए। तो ये था उसका सिलेक्टिंग एंड ऑल्टरनेट। अब है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्लान को इम्प्लीमेंट करना। अब उसने सिलेक्ट कर लिया बेस्ट, अब उसको सिलेक्ट करने का मतलब है मतलब एक्शन में लाना प्लान को। अब उसे स्टार्ट द प्लान, एक्शन में लाने का मतलब है अब जो प्लान उसने चूज़ किया उसे स्टार्ट लागू करना, उस प्लान के ऊपर वर्क करना, वर्कआउट ऑन दैट प्लान। यहाँ होता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, देन फॉलो अप द एक्शन। अब केवल यही नहीं है कि उसने प्लान लागू हो गया अब आंखें बंद करके बैठ जाना है, अब उसे बार बार उसे प्लान को फॉलो अप करते रहना है, मतलब फीडबैक लेना, आप ये भी कह सकते हैं कि प्लान सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, प्लान में किसी तरह की कोई आगे परेशानी तो नहीं आ रही, कोई प्लान में अगर कोई डेविएशंस उसे फाइंड आउट करने, कोई कमियां रह गई हैं तो उसे बीच बीच में से दूर करना। मतलब जो मशीनरी, इससे हो सकता है मशीनरी सही से नहीं चल पा रही हो, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, वर्कर्स उसमें सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है वर्कर्स पूरे दिन में वर्क नहीं कर पा रहे या मशीनरी सही नहीं चल पा रही, तो वो फॉलो अप करना पड़ता है ताकि उन कमियों को तुरंत दूर किया जा सके, या उस प्लानिंग में कोई कमी रह गई है तो उस प्लानिंग में बीच में कोई और प्लानिंग लाई जा सके। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, बहुत सिंपल सी है। ये हमारी 6 नंबर की यूनिट थी बच्चों, जो मैंने अभी आपको जो हमारी 2 ही लेक्चर में पूरी होगी, जिसमें ज़्यादा नहीं है आपकी टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जो कि आपकी डिलीट हो गई है काफ़ी। इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट था, आपको बड़ी खुशी होगी जानकर, जो डिलीट कर दिया गया है। अब आपकी इसमें से आपकी इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस और नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यही चीज़ें रह गई हैं आपकी। फीचर्स में तो आप इन्हीं में से उठाकर सबको, इंपॉर्टेंस आपको आती है, लिमिटेशन आती है, वो प्लानिंग की फीचर्स बन जाती हैं, उन्हीं को आप लिख सकते हो। तो फीचर्स तो ऐसा है, फीचर्स एक बार पढ़ लेना, फीचर्स में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लिमिटेशंस और इम्पोर्टेंस हर साल एक, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, फिर से आपको याद दिला रही हूँ, हर साल दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका। केस स्टडी में भी बनकर आता है, केस स्टडी में आपको केस स्टडी दे करके उसमें से पूछी जा सकती है कि ये कंपनी की क्या क्या लिमिटेशंस यहाँ पर हैं, कौन सी लिमिटेशन की वजह से कंपनी में मतलब आगे इस अबव पैराग्राफ में दिखाई गई है, या कौन सी इंपॉर्टेंस को ये हाईलाइट कर रहा है। तो ये आपने पढ़ लिया, अब केस स्टडी फॉलो कीजिएगा और क्वेश्चंस कीजिएगा। अब आपका वैसे भी PT1 होने वाला है जिसके अंदर ये यूनिट आएगी, इसलिए मैंने 2 बार ये यूनिट आपको फिर से रिवीजन में ले ली है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी नेक्स्ट यूनिट ऑर्गेनाइजिंग लूँगी। ओके, तो इसको कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग योर चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ राहुल, ये भी हो गई। अच्छा।